जीवन में हर किसी के अपने अपने सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है। मुझे ये नहीं करना है, मुझे इसको ऐसे करने हैं, इस चीज़ को ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। हर किसी का अगर जीवन में व्यक्तिगत रूप से हर किसी के अपने अपने सिद्धांत है जिसके अनुसार वो अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो व्यवसाय जो कि प्रॉफिट के लिए चलता है, किसी विशेष कार्य हेतु चलता है, तो व्यवसाय के भी अपने सिद्धांत है। तो व्यवसाय को किस प्रकार से चलाना चाहिए, व्यवसाय के नियम कैसे होने चाहिए, व्यवसाय में प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बढ़ाना है, उत्पादकता को कैसे बढ़ानी है, क्योंकि व्यवसाय लोगों का समूह होता है जहां पर सामूहिक क्रिया को पूर्ण करके व्यवसाय के लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। तो व्यवसाय के अपने सिद्धांत होने चाहिए और एक ऐसे सिद्धांत होने चाहिए जो पूरे समूह के ऊपर समान रूप से लागू हो और सब लोग व्यवसाय की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रेरित हो। तो ऐसे में व्यवसाय के सिद्धांत क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, इसको समझना होगा। जब भी हम व्यवसाय के प्रबंध के सिद्धांतों की बात करते हैं, प्रबंध के हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर दो प्रमुख लोगों की बात होती है। एक होता है हेनरी फ्योल और दूसरे हैं WF टेलर। इन दोनों के दिए गए सिद्धांत जो प्रबंध के प्रमुख सिद्धांतों में से है, इनको सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और जिसके बारे में आज आपको पढ़ना है। ध्यान रहिएगा, लास्ट तक पढ़िएगा, हर एक कॉन्सेप्ट को मैं बताऊंगा डिटेल के साथ। सबसे पहली बात तो है प्रबंध के सिद्धांत, यानी कि व्यवसाय के सिद्धांत होते क्या हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसे बोलते हैं? सबसे पहले मीनिंग, कुंट्स और डोनेल ने कहा है प्रबंधकीय सिद्धांत सामान्य वैधता आधारभूत सत्य है। मतलब एक सामान्य सत्य है जो हर जगह पर लागू होता है, प्रबंध के हर एक प्रक्रिया में, हर एक स्तर में लागू होता है, जो प्रबंधकीय क्रियाओं के परिणामों का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा प्रबंध के सिद्धांत के बारे में कहा जा सकता है कि ये एक सत्य है, ये सत्य का एक आधारभूत विवरण है जो प्रयोग, अनुसंधान तथा अभ्यास के व्यावहारिक विश्लेषण द्वारा तैयार होता है तथा यह विभिन्न क्रियाओं के मार्गदर्शन करते हैं। सिद्धांत ऐसे होते हैं, प्रबंध के सिद्धांतों की बात करते हैं, इनको प्रयोग किया जाता है, अलग अलग जगह लागू किया जाता है। जब प्रयोग और लागू करने के आधार पर उसको एक वैज्ञानिक रूप प्रदान किया जाता है, एक आधारभूत सत्य मान लिया जाता है, तब उसको सिद्धांत कहते हैं। तो प्रबंध के भी अपने खुद के सिद्धांत हैं। सिद्धांत दो रीतियों से तैयार होते हैं। एक तो होता है अवलोकन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। दूसरा होता है प्रयोग के आधार पर। अवलोकन के आधार पर बात करते हैं तो प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन जो प्रबंधक होता है, जो मालिक होता है, जो सिद्धांत बनाने वाला होता है, वो करता है अपने आस पड़ोस, अपने दिनचर्या, अपने व्यवसाय, हर एक चीज़ को देखता है, संभलता है, उसको समझता है, अपने ऊपर उसको क्रियान्वयन करता है, उसके बाद उस नियम का, उस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। अवलोकन के आधार पर जो व्यावहारिक जीवन में घटित होता है, उस आधार पर इन सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है। दूसरा होता है किसके आधार? प्रयोग के आधार पर, यानी कि जो कुछ भी आपने देखा, समझा, अगर उसको कुछ आपका रिजल्ट निकालता है तो उस रिजल्ट को सभी चीज़ों के ऊपर अनुसंधान करना होता है, रिसर्च करना होता है, क्या कहीं हर जगह अप्लाई हो रहा है या नहीं। जब हर तरह से संतुष्ट होता है तो उन प्रयोगों के रिजल्ट के आधार पर सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है। नेक्स्ट है प्रबंध के सिद्धांतों की प्रमुख प्रकृति। अगर प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति की बात करते, सबसे पहले तो सिद्धांत गतिशील होते हैं, मतलब समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार इसे परिवर्तन होता रहता है। आधारभूत किंतु अंतिम नहीं। ये सिद्धांत व्यवसाय के लिए आधार का काम करते हैं, लेकिन यही सिद्धांत सब कुछ है ऐसा नहीं है। व्यवसाय में परिवर्तन के साथ साथ, व्यवसाय के विचारों को परिवर्तन के साथ, समय के साथ साथ इसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब ये मान के चले यही सिद्धांत सब कुछ है ऐसा नहीं है। लोचशील ना कि जड़ व बेलोच, ये सिद्धांत ऐसे होते हैं जिनको परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित या समायोजित किया जा सकता है। ये सिद्धांत ऐसे बिल्कुल नहीं होते जिसको बदला ना जा सके। ये सत्य है, आधारभूत है, लेकिन ये ऐसा नहीं है जिसको बदला ना जा सके। सापेक्षिक, सापेक्षिक का मतलब होता है अगर अन्य बातें समान रही, ये सिद्धांत बहुत सारी बातों से प्रभावित होती है। अगर सभी बातें आपस में अगर एक जैसी होती हैं, ठीक है, परिवर्तन नहीं होता है, तो उसी स्थिति में यह नियम हमारा लागू होता है। ठीक है। सार्वभौमिक, यह नियम सभी आकार प्रकार के संगठनों या संस्थानों पर एक रूप तरह के एक प्रकार से लागू होता है, सभी पर लागू होता है, क्योंकि प्रबंध की आवश्यकता सबको पड़ती है। सिद्धांत नीतियों से भिन्न होते हैं। देखिए जो सिद्धांत होते हैं, सिद्धांत अनुभव, शोध, परीक्षण के आधार पर जो है तैयार होते हैं।
जो कि कार्य और विचारों के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं, गाइडेंस का काम करते हैं कि कोई चीज़ कैसे होना चाहिए। जबकि नीतियाँ क्या होती है, नीतियाँ संस्था के निर्धारित एक नियम होते हैं, यानी कि मार्गदर्शक होते हैं जिसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। मानव व्यवहार से प्रभावित जो सिद्धांत होते हैं, क्योंकि प्रबंध एक मानव व्यवहार का कार्य होता है, तो प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो भी मानव के व्यवहार से पूरी तरीके से प्रभावित होते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता है ही क्यों? ऐसा क्यों नहीं जो मर्जी वो करे, हम प्रिंसिपल्स को फॉलो क्यों करें? इसकी कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ आवश्यकता है, महत्व है। सबसे पहली बात तो है, टेरी ने कहा जिस प्रकार से एक सिविल इंजीनियर के लिए जो महत्व सामग्री शक्ति सारणी का होता है, वही एक प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व प्रबंधक के लिए होता है। जिसके सबसे पहली बात तो है, अगर सिद्धांत होता है, सिद्धांत कार्यकुशलता में वृद्धि करते हैं। सिद्धांतों के अनुरूप चलते हुए लोगों के अनुभव में, स्किल में वृद्धि होती है। कार्य को शीघ्र और अच्छे तरीके से पूर्ण किया जा सकता है। सही दृष्टिकोण एवं कार्य प्रणाली के विकास में योगदान प्रदान करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रशिक्षण की सुविधा, क्योंकि अलग अलग से नियम हैं। जैसे एक रूपता का सिद्धांत होता है, समता का सिद्धांत होता है, पारिश्रमिक का सिद्धांत होता है, जो कि प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करता है और उसके अलावा लोग अपने आप को स्किल और डेवलप भी करते हैं। सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है, प्रबंध के शोध में रुचि को बढ़ाता है, भौतिक तथा मानवीय संसाधनों के समन्वय में वो एक रूपता लेके आता है। ठीक है, प्रबंधन के कार्यों का समुचित निष्पादन करने में सहायक होता है और सबसे इम्पोर्टेंट, जो प्रबंध के अंतर्गत जटिल से जटिल समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को सुलझाने में भी ये सहायता प्रदान करता है। अब जब सिद्धांतों की बात करते हैं, मैंने दो लोगों का नाम बताया था, टेलर और फ्योल का। सबसे पहले हम फ्योल के 14 सिद्धांतों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फ्योल के बारे में थोड़ा समझ लेंगे। देखिए, जो हेनरी फ्योल थे, हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था 1841 में फ्रांस में। उसके बाद उन्होंने 1860 में इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट किया और कोयला खान कंपनी में इंजीनियरिंग के पद से अपने कार्य की शुरुआत की। शुरुआत करते करते उसी कंपनी में 1872 में प्रबंधक के रूप में चुने गए और 1888 में प्रबंध संचालक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम करते रहे और वहाँ पर उन्होंने 30 वर्षों तक कार्य किया। 30 वर्षों तक कार्य करते हुए उन्होंने प्रबंध की प्रमुख समस्या, क्योंकि वो उच्च पद पर आसीन थे, मैनेजिंग डायरेक्टर किसी भी कंपनी का सर्वोच्च पद होता है, उस पद पर आसीन करते हुए मैनेजमेंट को संभालते हुए मैनेजमेंट की समस्याओं को, उनके गुणों को, रहस्य को समझा और समझते हुए सन 1916 में फ्रेंच भाषा में उन्होंने जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक एक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक को 1929 में इंग्लिश में अनुवाद किया गया और पूरे विश्व में प्रचार प्रसार किया गया और उसके बाद जो है इन सिद्धांत को पूरे दुनिया में समझा और व्यवसायों में इसका प्रयोग किया जाने वाला। 1925 में फ्योल साहब की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद भी इनके विचारों को, इनके सिद्धांतों को आज भी व्यवसाय में जो है फॉलो किया जाता है, पालन किया जाता है और व्यवसाय को आगे बढ़ाने में इनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो कौन कौन से सिद्धांत थे जिसके बारे में हेनरी फ्योल साहब ने बताया? तो 14 सिद्धांतों की बात करते हैं, जिसमें कार्य विभाजन का सिद्धांत, अधिकार तथा उत्तरदायित्व का सिद्धांत, अनुशासन का सिद्धांत, आदेश की एकात्मकता का सिद्धांत, निर्देश की एकात्मकता का सिद्धांत, व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों की अधीनता का सिद्धांत, कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत, केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण का सिद्धांत, सोपान श्रृंखला का सिद्धांत, व्यवस्था अथवा क्रमबद्धता का सिद्धांत, समता का सिद्धांत, कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व का सिद्धांत, पहल क्षमता का सिद्धांत और सबसे इंपॉर्टेंट सहयोग की भावना का सिद्धांत। 14 सिद्धांत बताए। अब इन 14 सिद्धांत में क्या है, हर एक सिद्धांत क्या कहता है, इसको समझ लीजिए। तो एक एक करके बात करते। सबसे पहला है कार्य विभाजन का सिद्धांत। कार्य विभाजन का, डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, इसको बोलेंगे हम डिवीजन ऑफ वर्क इंग्लिश में, डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। तो कार्य विभाजन का सिद्धांत क्या होता है वो समझिए। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जिस कार्य के योग होता है उसे वही कार्य सौंपे जाने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि व्यवसाय में किसी से कार्य कराना है तो उसको जो मर्जी उठा के वो काम कर दो, नहीं होता है। सही व्यक्ति को उपयुक्त कार्य देना चाहिए जिसके वो योग होता है। अगर कोई सेल्स में पारंगत है तो उसको सेल्स डिपार्टमेंट दिया जाना चाहिए।
कोई अगर कस्टमर को डील करने में पारंगत है तो उसको कस्टमर्स डिपार्टमेंट दिया जाना चाहिए। मतलब व्यक्ति को जिस कार्य में योग्यता हासिल है उसके अनुसार उसी अनुसार कार्य को बांटा जाना चाहिए और कर्मचारियों को उसके अनुसार कार्य दिया जाना। इससे क्या होता है, इससे विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त होता है। मतलब लोग अपने स्किल के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो इसकी स्किल बढ़ती है, कर्मचारियों की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, व्यक्ति की योग्यता और रुचि का पूर्ण उपयोग संभव होता है क्योंकि लोग अपने रुचि के हिसाब से कार्य प्राप्त कर रहे हैं। ये पहला सिद्धांत है और ये बहुत ही जरूरी है कि जिस लोगों जो कार्य पसंद करते हैं, जो कार्य में दक्ष होता है, उसको वही कार्य मिले। नंबर 2, अधिकार तथा उत्तरदायित्व का सिद्धांत। यह सिद्धांत ये बताता है अगर किसी को कार्य करने का उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उसको उस कार्य करने का अधिकार भी देना चाहिए। ऐसा नहीं कहा खाली ये कह दिया कि भाई तुझे ये कार्य करना है, आपने बोल दिया, लेकिन वो कार्य करेगा कैसे? भाई उस कार्य को करने की राइट तो दो। राइट का मतलब होता है, अथॉरिटी का मतलब होता है निर्णय लेने की शक्ति का देना। ठीक है, तो आपको डिसीजन मेकिंग पावर तो दो उसको। तो यहां पर ये बहुत जरूरी है कि उत्तरदायित्व के साथ साथ उसको उचित अधिकार भी दिए जाए ताकि अपने कार्य को भली भांति पूर्ण कर सके। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों एक साथ आनी चाहिए, एक ही चीज नहीं होनी चाहिए कि किसी को राइट तो दे दिया लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होती है और कर्मचारियों में साहस एवं विश्वास में वृद्धि होती है और मन से कार्य करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है अनुशासन का सिद्धांत, बहुत ही जरूरी है। अगर व्यवसाय में, जीवन में किसी प्रकार का अनुशासन नहीं हुआ तो सारे कार्य बेकार हो गए। अनुशासन का मतलब होता है कि कोई भी प्रबंध होता है, कोई भी व्यवसाय है, उसमें आज्ञा पालन, क्रियान्वयन शक्ति, व्यवहार और आदर जो बाहरी सूचक है उसका पालन संस्था के अंदर होना जरूरी है कि कर्मचारी अपने ऊपर वाले की आज्ञा का पालन करे। जो अधिकारी होते हैं वो अपने कर्मचारियों की बात को ध्यानपूर्वक सुने। ठीक है, संस्था में उचित नियम कानून हो, वहाँ पर वार्तालाप सही तरीके से हो, व्यवहार सही तरीके से हो, कर्मचारियों को जो है के साथ अमानवीय व्यवहार ना हो, समय का पालन हो, सही समय को सही कार्य पे किया जाए, कर्मचारी सही समय पर आए, उचित समय पर जाए। तो जब तक अनुशासन का पालन नहीं किया जाएगा, संस्था सही तरीके से, और अनुशासन को कायम करने के लिए अच्छे नेतृत्व का होना जरूरी है ताकि सबको मार्गदर्शन किया जा सके। इससे क्या होता है, इससे अनुशासित बने रहते हैं, कर्मचारियों में कुशलता में वृद्धि होती है और श्रम प्रबंधन संबंधों में सुधार भी होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आदेश की एकात्मकता का सिद्धांत। आदेश की एकात्मकता क्या बताता है? आदेश के मतलब जो आप किसी को आदेश देंगे, इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी कर्मचारी हो, उस कर्मचारी को किसी भी एक कार्य करने के लिए केवल एक ही व्यक्ति से आदेश प्राप्त होना चाहिए। मान लो कोई आदमी काम कर रहा है, उसके ऊपर 2 मैनेजर है, दोनों कह रहा है ये काम करो, ये कह रहा है ये काम करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। इससे क्या होता है, अधीनस्थों और अधिकारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, उत्तरदायिता के निर्धारण में आसानी हो जाती है। ठीक है ना, किसका काम करें, इससे कन्फ्यूजन नहीं होता है, भ्रम की स्थिति नहीं बनी रहती है कि आपको एक ही व्यक्ति आदेश दे रहा है, आप उसी के आदेश को फॉलो कर रहे हो, आप उसी के प्रति जवाबदेही हो रहे हो। नेक्स्ट है निर्देश की एकात्मकता का सिद्धांत, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये कहता है कि अगर कोई समूह बना हुआ है और उन समूह का उद्देश्य एक ही है तो उसका प्रधान भी एक ही होना चाहिए और उसकी कार्य योजना भी एक जैसी होनी चाहिए। मतलब साफ है कि किस निर्देश एक तरफ से आना चाहिए, एक ग्रुप को एक ही लीडर होना चाहिए और उसकी योजना भी एक ही होनी चाहिए और उसके अनुसार सारे कार्य होने चाहिए। मतलब ग्रुप एक बना दिया, उसके 2 लीडर बना दिए, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग योजना है, इस प्रकार से कार्य नहीं होता है। तो समूह का एक लीडर, एक ही योजना होनी चाहिए और उन सबको एक ही व्यक्ति से निर्देश मिलता हुआ होना चाहिए। इससे विशिष्टीकरण का फायदा होता है, इससे विभिन्न प्रक्रियाओं में एकरूपता आती है, संगठन के कार्य कुशलता में वृद्धि होती है और उद्देश्यों की प्राप्ति में आसानी होती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों की अधीनता का सिद्धांत।
ये सिद्धांत ये कहता है कि हमेशा व्यवसाय को अगर आगे बढ़ाना है तो कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत हितों को, अपने व्यक्तिगत आकांक्षाओं को एक साइड में रख के केवल और केवल उनको व्यवसाय के हित को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि व्यवसाय का हित होगा तभी उनका हित होगा। व्यवसाय आगे बढ़ेगा तभी उनको भी आगे बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब ये होता है सब लोगों का केंद्र व्यवसाय का उद्देश्य होना चाहिए। अपने उद्देश्य को छोड़ के सबको व्यवसाय की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। मतलब साफ है, व्यक्तिगत एवं संस्थागत उद्देश्यों में समन्वय होनी चाहिए। संस्थागत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सभी लोग काम करना चाहिए। संस्था के लाभों में से सभी के लाभों को प्राप्त होता है और इससे मानवता का पालन होता है। नेक्स्ट, कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। मतलब क्या होता है, अगर आप अपने कर्मचारियों से कार्य ले रहे हो तो उससे जितना कार्य ले रहे हो उसे उसी अनुरूप पारिश्रमिक दिया जाना जरूरी है। अगर कोई अपनी योग्यता के अनुसार कार्य अधिक कर रहा है तो उसे अधिक पारिश्रमिक, कोई अगर काम चोरी कर रहा है तो उसको कम। इसका मतलब ये होता है एक कर्मचारी को कार्य के बदले में जितना आप पुरस्कार दे सके, चाहे मुद्रा के रूप में, चाहे अमौद्रिक रूप से प्रमोशन दिया जाए, गिफ्ट दिया जाए, बोनस दिया जाए, सबके सामने ताली बजाया जाए, जैसा भी हो, उसको पारिश्रमिक रूप में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ताकि उसकी आत्मसंतुष्टि हो सके कि सब लोग कहीं ना कहीं धन के लिए कार्य करते हैं। आत्मसंतुष्टि मिलना चाहिए तभी वो व्यवसाय के लिए और मन से काम करेगा। मान लो आप काम कर रहे हो, टाइम से आपको सैलरी नहीं मिल रही है, जितना इंक्रीमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, आपकी बेफालतू में एक दो बातों के लेकर आपकी सैलरी को काटी जा रही है, इस प्रकार से व्यवसाय का भी आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि इससे कर्मचारी खुश नहीं होता है। और जिस संस्था में कर्मचारी खुशी से मन से कार्य नहीं करता, वो संस्था चाहे कोई भी हो आगे नहीं बढ़ सकती। कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक देने से क्या होता है, कर्मचारियों में समर्पण की भावना का विकास होता है, उनमें प्रोत्साहन और संतुष्टि में वृद्धि होती है और श्रम परिवर्तन की दर में कमी होती है, क्योंकि आप अगर उनको सैलरी नहीं दोगे तो वो कहीं और भागने की कोशिश करता है, स्थायित्व नहीं रहती है। केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण का सिद्धांत, उपक्रम की प्रकृति के अनुसार केंद्रीकरण और केंद्रीकरण का मतलब होता है कि डिसीजन लेने की पावर एक ही जगह हो, और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है डिसीजन लेने की पावर क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए, अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। संस्था की प्रकृति, अगर उपक्रम बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर विकेंद्रीकरण का सिद्धांत अपनाया जाना चाहिए। संस्था छोटा है, आप चाहते हैं अपने अधीनस्थों पर, कर्मचारियों पर ज़्यादा बोझ ना हो, तो वहाँ पर केंद्रीकरण की सिद्धांत जो है फॉलो करना चाहिए। इससे क्या होता है, अधिकारियों या अधीनस्थों की कार्यभार में कमी होती है। जितना बड़ा बिजनेस उसके जो वहाँ पर विकेंद्रीकरण उतना ज़्यादा होता है। अधिकारों का हस्तांतरण करना ही विकेंद्रीकरण होता है। सोपान श्रृंखला का सिद्धांत, स्केलर चेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। स्केलर चेन क्या होता है, ठीक है। स्केलर चेन का मतलब होता है सभी पदाधिकारियों के मध्य सीधा संपर्क होना चाहिए, जहां पर आदेश और निर्देश का बिल्कुल स्पष्ट विवरण होना चाहिए कि आदेश कैसे जाएगा। जब आदेशों के प्रवाह को एक ग्राफ के रूप में बनता है तो उसको सोपान श्रृंखला के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले टॉप अधिकारी है, उसके नीचे दो है, उसके नीचे दो है, इन सभी के बीच में जो निर्देश और आदेश का प्रवाह होता है, तो उस आदेश और निर्देश के प्रवाह का जो श्रृंखला होता है कि एक से एक, सबसे पहले क्या है, टॉप से नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मिला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे जो मैनेजर है उनको आदेश मिला, मैनेजर से सुपरवाइजर को आदेश। तो इस प्रकार की जो श्रृंखला बनती है उसको सोपान श्रृंखला के नाम से जानते हैं। सोपान श्रृंखला में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है गैंग प्लैंक, मिलान पट्टी। मतलब एक ही लेवल के अधिकारी आपस में बेझिझक आपस में विनिमय कर सकते हैं, समन्वय कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। वरना अगर नीचे वाला इसका, तो यहाँ पर एक क्रम को फॉलो करना पड़ा, यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलजुल के आगे बढ़ना, उसको गैंग प्लैंक कहते हैं, क्योंकि वो सब समकक्ष होते हैं, अपने बराबर के होते हैं। तो इनको अपनी सत्ता का, अपने लेवल का, अपने पदों का दुरुपयोग नहीं करना है, उसका फॉलो करना। इससे क्या होता है, निर्णय शीघ्र हो सकती है, जल्दी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही क्या होता है, एक क्रम बना होता है कि कौन किससे समस्याओं को पूछेगा, कौन किस समस्या को हल करेगा, किस प्रकार से निर्णय लिया जाएगा और किस प्रकार से लोगों से सुना जाएगा, पहले से ही तय होता है। और यहाँ पर एक ही कैटेगरी के अधिकारी जब आपस में मिले होते हैं, एक दूसरे से सुझाव लेते, सलाह मशवरा करते, तो उसको बोलते हैं गैंग प्लैंक।
व्यवस्था अथवा क्रमबद्धता का सिद्धांत। व्यवस्था अथवा क्रमबद्ध का मतलब होता है ऑर्डर। किसका? सही ऑर्डर का होना। हेनरी फ्यूल ने कहा है कि किसी भी व्यवसाय में उचित व्यवस्था का होना अनिवार्य है। उचित व्यवस्था का मतलब होता है सभी प्रकार के औजार, सभी प्रकार के मशीनरी, सभी प्रकार की वस्तुएं, एक उसका एक निश्चित स्थान होना चाहिए ताकि सामानों को, औजारों को ढूंढने में ज़्यादा समय ना व्यर्थ गंवाना पड़े और उसी प्रकार से कार्य होने के बाद उनको सबको उचित स्थान पर वापस रखना चाहिए। सही सामान को सही जगह पर रखना, सही व्यक्ति को सही जगह पर कार्य देना, इसी को बोलते हैं व्यवस्था और क्रमबद्धता का सिद्धांत। इससे क्या होता है ना, समय की बचत होती है क्योंकि सामानों को ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट है समता का सिद्धांत, इक्विटी। एक व्यवसाय में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों के साथ प्रबंधकों का या अधिकारियों का एक समान और उचित व्यवहार का होना समता का सिद्धांत कहलाता है। लेकिन यहाँ पर एक दो बातों को और ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर समता का सिद्धांत ये नहीं कहता है कि सभी के साथ एक बराबर बिहेव करो। इक्विटी का मतलब होता है जो जैसा बिहेव कर रहा है व्यवसाय में, जिस प्रकार से कार्य कर रहा है उसके साथ वैसा बिहेव करना अनिवार्य है। अगर कोई संस्था के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है, अपना भरसक दे रहा है, पूरी मेहनत परिश्रम के साथ लगा पड़ा है, तो उसको शाबाशी देना चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, उसको एक पॉजिटिव रिव्यू देना चाहिए। वहीं पर अगर कर्मचारी संस्था में कामचोरी कर रहा है, ठीक है ना, कोई ना कोई बहाने बना रहा है, तो उसके साथ बिल्कुल सख्ती के साथ पेश आना चाहिए। इसको बोलते विभेदात्मक पारिश्रमिक पद्धति। मतलब जो जितना अधिक कार्य करे उसकी सैलरी उतनी अधिक होनी चाहिए, जो काम चोरी करे उसकी सैलरी कटनी चाहिए। इससे क्या होता है ना, कर्मचारियों में कार्य कुशलता की भावना वृद्धि होती है, क्योंकि देखो सही काम कर रहा है तो उसकी सैलरी ज़्यादा मिल रही है तो मैं भी सही करूँगा। तो इस प्रकार से कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। संगठन के प्रति समर्पण की भावना मिलती है कि नहीं, चलो मुझे महत्व दिया जा रहा है क्योंकि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ठीक है। अकुशल कर्मचारियों की कुशलता प्राप्ति में सहायता प्राप्त होता है और कर्मचारी संतुष्ट भी होते हैं। कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व का सिद्धांत बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बिजनेस में, चाहे वो स्कूल हो चाहे कैसा भी हो, कि स्थायित्व नहीं ना होना। जब तक किसी भी व्यवसाय में कर्मचारी या अधिकारी को परमानेंट नहीं रखा जाता है कार्य में, उनको ये ना लगे कि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ परमानेंट हो, मुझे नहीं निकाला जाएगा, तब तक उसकी कार्य संतुष्टिपूर्वक होती है। लेकिन उसके मन में अगर डर होता है यार मैं तो कभी भी निकल जाऊँगा, तो क्या करना, वो संस्था के लिए मेहनत नहीं करेगा। और जब बार बार कर्मचारी बदलते रहेंगे तो वो संस्था के लिए सही भी नहीं होता है। इसलिए कर्मचारियों के मध्य जो है स्थायित्व की भावना का विकास होना जरूरी है, ताकि उनको लगे कि नहीं मैं लंबे समय तक कार्य कर सकता हूं। इससे उसकी भविष्य की चिंता कम हो जाती है और भविष्य की चिंता छोड़कर वो व्यवसाय के लिए कार्य करने लग जाते हैं और व्यवसाय की साख में वृद्धि होती है। पहल क्षमता का सिद्धांत। प्रत्येक कर्मचारियों को इस बात की स्वतंत्रता देनी चाहिए कि अपने कार्य को नए नए प्रकार से, नए तरीके से कर सकता है और अपने सुझाव जो है अपने अधिकारियों को दे सकता है कि किस काम को किस तरीके से करना बेहतर होगा। इससे क्या होता है ना, संस्था में अपनेपन की भावना बढ़ती है और संस्था में नए इनोवेशंस आते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों कर्मचारियों की पहल क्षमता को बढ़ाया जाए, इनोवेशन को बढ़ाया जाए, इनिशिएटिव में इस तरह से क्या, अगर आपने कह दिया चलो आपको कोई काम करना है, आपने कर्मचारी को बोला कि मुझे सोचा है कि मैं एक काम इस तरह शुरू करूँ, आपके अंदर अगर उस कार्य को करने का कोई आइडिया है तो मुझे दे सकते हैं, आपके इतने दिन का टाइम दिए। इससे सभी को लगेगा नहीं यार बंदा हमसे काम पूछ रहा है, इसका मतलब, तो इससे क्या कर्मचारी के अंदर एक तरह की जिज्ञासु भावना आएगी और वो आपने आइडिया देने की कोशिश करेगा और ये संस्था के लिए अच्छा होगा। और सबसे लास्ट है सहयोग की भावना का सिद्धांत, स्पिरिट डिविजन। कुछ भी हो, व्यवसाय कितने भी स्किल्ड, कर्मचारी कितने भी ज़्यादा जो है स्किल्ड हो, अनुभवी हो, अगर कर्मचारियों में टीम भावना नहीं हुई तो सब कुछ बेकार होगा। टीम भावना का मतलब होता है व्यवसाय के कर्मचारी, उसके अधिकारी, सब लोग आपस में मिलकर एक दूसरे के सहयोग के साथ, सद्भावना के साथ केवल और केवल व्यवसाय यानी कि प्रबंधन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लग जाए तो उसको बोलते हैं सहयोग की भावना यानी कि एस्पिरिट डी कॉर्प्स। और ये व्यवसाय के लिए जरूरी है टीम भावना का होना।
क्योंकि व्यवसाय सामूहिक क्रिया है, तो पूरे समूह का एक दूसरे के साथ मिलते हुए व्यवसाय के हित के लिए कार्य करना अनिवार्य है। तो ये 14 सिद्धांत है, जरूर पढ़िएगा, क्योंकि 14 में से कोई भी एक या दो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं कहूँगा 100% गारंटी है, इससे रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। जब हम फ्यूल के सिद्धांतों को पढ़ लेते तो उसके बाद आता है वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत FW टेलर की देन है, जिन्होंने एक वैज्ञानिक तरीके से प्रबंध की कार्य को, प्रबंध क्रिया को करने की बात कही थी। तो उन्हीं के सिद्धांतों को वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत के नाम जाता है, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। टेलर ने प्रबंधन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने पर बल दिया और कहा जो रूढ़िवादी विचारधारा है, जो परंपरावादी विचारधारा है, उनको छोड़ना होगा। अगर आपको अपने व्यवसाय को बढ़ाना है तो वैज्ञानिक ढंग को, वैज्ञानिक तरीकों को बढ़ाया। उन्होंने कहा सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अकार्यकुशलता, कि आपके जो कर्मचारी, अगर कर्मचारियों में अकार्यकुशलता है, इसका मतलब आपका व्यवसाय बढ़ नहीं सकता। तो उनको अकार्यकुशलता का दुश्मन, उन्होंने सीधा कहा जो आपके निकम्मे कर्मचारी है वो आपके व्यवसाय को खोखला कर देंगे, उनको निकाल के बाहर फेंको। ठीक है, और उन्होंने कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए क्रियात्मक संगठन प्रणाली का प्रतिपादन किया और क्रियात्मक संगठन प्रणाली के प्रतिपादक के रूप में जो है टेलर को जाना जाता है। ध्यान में रखना। अब इसके बारे में भी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी क्या है। सबसे पहले FW टेलर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर। जन्म हुआ था 1856 में फिलाडेल्फिया USA में। इन्होंने 1878 में अमेरिका के मिडवेल स्टील वर्क्स में एक प्रशिक्षु के रूप में, मैकेनिक इंजीनियर के रूप में कार्य करना शुरू किया और उसी कंपनी में धीरे धीरे क्लर्क बने। क्लर्क के बाद गैंग बॉस बने, फोरमैन बने और बाद में 1884 में चीफ इंजीनियर के पद पर पहुंच गए अपनी मेहनत से। 1898 में उन्होंने जो है मिडवेल स्टील कंपनी को छोड़ दिया और बेथलहेम स्टील कंपनी को जुड़ गए। लेकिन 1901 में उन्होंने कंपनी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि इस कंपनी में उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सब लोग नापसंद करते थे और उनको सब परेशान करते थे। ऐसे में उन्होंने कंपनी में छोड़ दिया। कंपनी छोड़ने के बाद 1903 में उन्होंने शॉप मैनेजमेंट नाम की पुस्तक प्रकाशित की, जिनमें उन्हें प्रबंध किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से जो कार्यशाला को समझाए। शॉप मैनेजमेंट का मतलब किस प्रकार से एक, क्योंकि ये जो है मैकेनिक इंजीनियर थे, डायरेक्ट फैक्ट्री से जुड़े थे, एक फैक्ट्री को किस प्रकार से संभाला जाता है, इस पर उन्हें विचार प्रस्तुत किया। और 1911 में उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बुक वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और पुस्तक प्रकाशित की। और इसके बाद, इस बुक के बाद उनको वैज्ञानिक प्रबंध के, उन्होंने कहा कि कार्यशाला हो या व्यवसाय हो, उसका प्रबंध जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करना चाहिए और ये जरूरी है। अब वैज्ञानिक प्रबंधन का अर्थ क्या है? इसके अनुसार कि अगर रूढ़िवादी विचारधारा को छोड़कर आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा को अपनाया जाता है तो इसी को ही वैज्ञानिक प्रबंध के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यों का बारीकी से अध्ययन होना जरूरी है और जिससे सभी काम को सस्ते और कुशलता पूर्वक किया, यानी कम, उन्होंने कहा हमें किसी भी कार्य को कम समय में अधिक जो है कुशलता के साथ करना है, तो कम संसाधनों का प्रयोग करते हुए अधिकतम उत्पादन किया जा सके। तो टेलर ने कहा वैज्ञानिक प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप लोगों से, अर्थात में क्या करना चाहते हैं तथा यह देखना चाहते हैं कि वो उसको सुंदर और सस्ते ढंग से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंधन सामूहिक प्रयासों, पद्धतों और संगठित प्रणाली है जो वैज्ञानिक अन्वेषण, विश्लेषण, प्रयोग पर आधारित होती है। मतलब ये बताता है कि किस प्रकार से वैज्ञानिक प्रयोग के आधार पर हम अपने कार्य प्रणाली को, प्रबंध की क्रिया को कर सकते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के अपने कुछ सिद्धांत है, कुछ विशेषताएं हैं, जैसे यह निश्चित योजना है, मतलब प्रत्येक कार्य से पूर्व उस कार्य को करने की योजना तैयार की जानी चाहिए। वैज्ञानिक विश्लेषण, प्रत्येक योजना को तैयार करने से पूर्व उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करना चाहिए कि ये योजना कार्य करेगी या नहीं करेगी, ये योजना हमारे इस कार्य के अनुरूप है या नहीं है। प्रॉपर विश्लेषण करना अनिवार्य है। और कार्य, जब योजना तैयार हो जाती है, उस योजना को पूरा करने के लिए उस योजना से संबंधित विभिन्न नियमों को बनाना अनिवार्य है जो उस कार्य को करने के तरीकों को बताता है।
उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी हम कर रहे हैं योजना को लागू करने से पूर्व गति अध्ययन, समय अध्ययन, थकान अध्ययन और कार्यविधि अध्ययन भी किया जाना चाहिए। मित व्ययिता उन्होंने कहा न्यूनतम व्यय पर अधिकतम उत्पादन को वरीयता मिलना चाहिए। हमारे अपने कर्मचारियों के श्रमिकों की कार्यक्षमता को किस प्रकार के बढ़ाया जाए, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। परंपरागत प्रबंधन विरोधी थे। उन्होंने कहा कि परंपरागत प्रबंधन की पद्धति को हमें पूरी तरह से छोड़ के वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना चाहिए। और वैज्ञानिक प्रबंधन कहता है कि श्रमिक और प्रबंधन दोनों को एक दूसरे के विरोधी ना होकर एक दूसरे के सहयोगी होना चाहिए। अब बात करेंगे वैज्ञानिक प्रबंध कौन से हैं। तो जब हम टेलर की बात करते हैं, टेलर ने जो प्रबंध के बारे में बताया, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताया वो इस प्रकार से है। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक प्रबंध में विज्ञान का प्रयोग होना चाहिए, ना कि अंगूठा राज्य का। मैत्री होनी चाहिए, ना कि मतभेद होने चाहिए। सहयोग होना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत की भावना होनी चाहिए। सीमित उत्पादन के स्थान पर हमें अधिकतम उत्पादन पर बल देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का चयन कुशलता और संपन्न के साथ होना चाहिए और नियोजन होना चाहिए, ना कि तदर्थवाद होना चाहिए। चलिए ये सब क्या है समझ लेते हैं। पहला है वैज्ञानिक ना कि अंगूठा राज्य। वैज्ञानिक ना कि अंगूठा राज्य। उन्होंने कहा कि कोई भी कार्य जो हम कर रहे हैं, चाहे प्रबंध कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पर हमें वैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। और जो भी मनगढ़ंत बातें हैं, अंगूठा राज्य है, उनका बहिष्कार करना चाहिए। पुरानी परंपराओं का बहिष्कार करना चाहिए। हमें नई विधियों का, नई तकनीकों का, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए। और विद्यमान परंपरागत और रूढ़िवादी पद्धति अगर कोई चल रहा है, उसको पहले से गहनता के साथ जांच लो। आज की परिस्थितियों में वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी कसौटी पर उसको परखो। अगर हर तरफ से सही है तभी उसको उपयोग किया जा सकता है, अदरवाइज उन तकनीकों को हमें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना होगा। ये उन्होंने कहा। दूसरा कहा कि मैत्री ना कि मतभेद। संस्था के प्रत्येक स्तर पर कार्य करने वाले सभी प्रकार के कर्मचारियों के बीच में मैत्रीपूर्ण भावना का होना अनिवार्य है। उनमें किसी प्रकार का आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए। इसके अंतर्गत प्रमापीकरण, सरलीकरण, विविधीकरण और विशिष्टीकरण का महत्व दिया जाता है। मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों में किस प्रकार से आपस में मिलते हुए कार्य करेंगे। अगर कोई किसी से कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो जिसको वो कार्य आता है उसको उसमें सहायता करनी चाहिए, तभी व्यवसाय हमारा आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट सिद्धांत किया सहयोग ना कि व्यक्तिगत। व्यवसाय आपसी सहयोग से चलता है। कोई अगर व्यवसाय के कार्य में अपना व्यक्तिगत भावना लेके आ जाता है तो उससे व्यवसाय नहीं होता है, उससे कार्य नहीं होता है। व्यवसाय में बने रहने के लिए जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जितने भी मालिक आपस में कार्य कर रहे हैं, उनके बीच में उचित समन्वय का होना अनिवार्य है, ताकि वो एक दूसरे के बीच में जुड़ के। इसलिए उन्होंने मानसिक क्रांति पर बल दिया कि सबको मन से व्यवसाय के साथ जुड़ के व्यवसाय के लिए कार्य करना जरूरी है। मानसिक क्रांति से आशय प्रबंधक अपना शोषण, पक्षपातपूर्ण और अमानवीय व्यवहार छोड़कर श्रमिकों के साथ मानवतापूर्ण एवं शोषण रहित, पक्षपात रहित व्यवहार को अपनाए। पहले के ज़माने क्या था, मालिक अपने आप को राजा समझते थे, कर्मचारी को बिल्कुल नीच दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप व्यवसाय में पैसा लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, तो एक श्रमिक अपना श्रम देता है, अपनी मेहनत देता है, तभी तो जाके उत्पादन हो रहा है। क्योंकि आप अगर उत्पादन कर लेते तो श्रमिकों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए मालिक अपने आप को सब कुछ न समझ के श्रमिकों के साथ मिलजुल कर उनके साथ सहयोग की भावना के साथ अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन पर बल देना। मतलब क्या होता है, टेलर ने कहा कि एक व्यवसाय का लक्ष्य अधिक से अधिक उत्पादन पर होना चाहिए और उसके लिए मालिकों और श्रमिक दोनों को ही अधिक से अधिक बल देना चाहिए और उनको अधिकतम लाभों का हिस्सा मिलना चाहिए। इस प्रकार से भावना होना चाहिए कि आप जितना अधिक उत्पादन करोगे, आपके जो है पुरस्कार में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। इस प्रकार से अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का चरम कुशलता एवं संपन्नता का विकास। एक व्यवसाय में कार्य करने वाले सभी कर्मचारी, चाहे वो अधिकारी लेवल पे हो, चाहे वो जो श्रमिकों के लेवल पे हो, उनका वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर विकास होना चाहिए। विकास होने का मतलब होता है उनको समय समय पर प्रशिक्षण देना चाहिए।
जब जरूरी हो उसको नए तकनीक के बारे में बताओ, जब जरूरी हो उनको नए इनोवेशन के बारे में जाओ। अगर मशीनें मार्केट में नहीं है तो उनको नई मशीनों को चलाने की ट्रेनिंग दो। इस प्रकार से उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है और कार्यकुशलता में वृद्धि करके उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है, जिसका फायदा अंततः व्यवसाय को ही होता है। नियोजन ना कि तदादवाद, मतलब वैज्ञानिक प्रबंध के अंतिम सिद्धांत के अनुसार इसके अंदर कार्य मनमाने ढंग से ना करके किसके अनुसार होना चाहिए, जो भी निश्चित योजनाएं बनाई गई है उन कार्यक्रमों के अनुसार। ऐसा नहीं है कि सब लोग अपने मनमाने तरीके से कार्य करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मनमाने तरीके से कार्य नहीं होता है, कार्य योजनाओं के अनुरूप होना चाहिए। आपका जो लीडर है उन लीडर के दृष्टिकोण नेतृत्व के अनुसार होना चाहिए, तभी व्यवसाय आगे बढ़ सकती है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकें। अगर उन्होंने सिद्धांत बताया तो उन सिद्धांतों का परिपालन कैसे होगा उसके लिए भी उन्होंने कुछ तकनीकें बताई। इसको बोलते हैं साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। जब इन तकनीकों के बारे में बताया कि ये एक ऐसी विधियां हैं जिसके माध्यम से वैज्ञानिक प्रबंध को उचित प्रकार से लागू किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने सबसे पहला जो बताया तकनीक वो है कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। उन्होंने कहा कि कोई भी वैज्ञानिक प्रबंधन के अंतर्गत सभी प्रकार के कार्यों का जो है अध्ययन किया जाना चाहिए और इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कार्य इस प्रकार से हो कि न्यूनतम प्रयत्न और प्रयासों के द्वारा अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जाए। और इसके लिए उन्हें 4 प्रकार के अध्ययन करने पर बल दिया कि प्रत्येक प्रबंधन को 4 प्रकार से चीज़ों को अध्ययन करना चाहिए। एक समय अध्ययन, गति अध्ययन, थकान अध्ययन और कार्यविधि अध्ययन। क्या है ये, इनके बारे में भी जान लो आप। सबसे पहला है समय अध्ययन। समय अध्ययन ये बताता है कि किसी भी कार्य को कितने समय में पूरा किया जा सकता है। सबसे पहले इस बात का निर्धारण होता है, एक प्रमाप तैयार किया जाता है, एक स्टैंडर्ड टाइम तैयार किया जाता है कि किसी भी कार्य को इतने समय में पूरा किया जा सकता है, ताकि बाद में जब कर्मचारियों को कार्य सौंपा जाएगा ये देखा जाता है कि उस प्रमापित टाइम के अनुसार कार्य हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। समझ में आ गया। मान लो कोई कार्य किसी एक वस्तु का उत्पादन करना हो तो पहले तय कर दिया गया, पहले देख लिया गया, एग्जैक्ट प्रयोग किया गया कि इस वस्तु का उत्पादन 15 मिनट में हो रहा है, तो ये प्रमाप है। अब ये देखा जाएगा जब कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो 15 मिनट के अंदर वस्तु का उत्पादन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इसको बोलते हैं समय अध्ययन। समय बहुत ही जरूरी है और हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी निर्धारित समय है उससे पहले कार्य पूरा हो जाए। अगर कोई इससे पहले कार्य पूरा कर रहा है तो उसकी मजदूरी दर उससे ज़्यादा होनी चाहिए और जो समय के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहा है उसकी मजदूरी भी कम होनी चाहिए। तो मजदूरी यानी कि पारिश्रमिक यानी कि वेतन का निर्धारण कार्य की कुशलता के आधार पर होना चाहिए। जो अधिक कार्य कुशलता से काम करता है उसकी सैलरी अधिक होनी चाहिए, जो कम समय में काम करता है उसकी सैलरी भी कम होनी चाहिए। फिर उन्हें गति अध्ययन का ये कहा गया है कि किस प्रकार से अनावश्यक निर्देशित और अकुशल गति से होने वाली क्षति को रोका जा सके। जो निर्देश होता है, एक ने कहा ऐसा करना है वो करना है, ऐसे जो आदेश और निर्देश आते जाते हैं जिससे कार्य डिले होता है, फाइल यहाँ नहीं उसके पास लेके जाओ, उसके पास नहीं उसके पास लेके जाओ, उसके पास नहीं उससे, तो इस प्रकार से जो डिले होता है, कार्य में रुकावट आती है, वो रुकावट नहीं होनी चाहिए। किस प्रकार से उन रुकावटों को हटाया जाए इस बात का अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत होती है डिसीजन लेने में देरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक से दूसरा लेता, दूसरे से तीसरा लेता, वो उससे पूछने जाता, वो उससे, ऐसे में टाइम निकल जाता है। तो इस बात का ध्यान रखा जाए। थकान अध्ययन, देखिए श्रमिक एक सक्रिय साधन होता है, मनुष्य होता है जो कार्य करते करते थक जाता है। तो ये जरूरी है कि प्रबंधक इस बात पर ध्यान दे, जो नेता इस बात पर ध्यान दे कि एक कर्मचारी कार्य करते करते कितने समय के कार्य करने के बाद वो थक जाए। इसको बोलते हैं फटीग स्टडी। क्यों? क्योंकि थकान में व्यक्ति नेगेटिव कार्य करता है, उसके कार्य कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो थका हारा इंसान उचित प्रकार से कार्य नहीं कर सकता, उसके अंदर उत्सुकता की कमी आ जाती है, उसके अंदर ताकत की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर थकान को समझना होगा कि थकान किस प्रकार से हो रहा है, थकान के पीछे का कारण क्या है और उस थकान को कैसे दूर किया जा सकता है। कैसे दूर किया जा सकता है मतलब है कि उनको कितने समय अंतर पर ब्रेक मिलना चाहिए,
उनको लंच टाइम दिया जाना चाहिए, टी टाइम देना चाहिए, किसी कार्य के बीच में रुकने का समय निर्धारित होना चाहिए कि इतने समय के लिए आप रुक सकते हो। इस प्रकार से कोशिश करनी चाहिए कि उनको बीच बीच में आराम मिले, ताकि श्रमिक अधिक उत्सुकता के साथ और अधिक बल के साथ अपने कार्य को कर सके। जहां पर श्रमिकों के आराम पर बल दिया जाता है तो वहां पर श्रमिक और अधिक कार्य कुशलता के साथ कार्य कर सकते। कार्यविधि अध्ययन, कार्यविधि अध्ययन ये कहा जाता है कि उत्पादन प्रक्रिया का व्यापक अध्ययन किया जा सकता है, जाना चाहिए, और उत्पादन के संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि हमारे पास अगर अधिक अच्छे और एडवांस संसाधन होते हैं तो उनका कम लागतों में न्यूनतम लागत का प्रयोग करते हुए अधिक मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है। इसलिए श्रमिकों को उचित व्यवस्था होनी चाहिए कि उन्हें सही समय पर सही यंत्र मिले, सही मशीन मिले, ताकि उत्पादन बढ़िया तरीके से हो सके। दूसरा है कार्य का वैज्ञानिक नियोजन होना चाहिए। वैज्ञानिक कोई भी कार्य आप जो तैयार कर रही हो, योजना तैयार कर रहे हो, तो ये प्रबंधन की दूसरी तकनीक होती है वैज्ञानिक प्रबंधन की। इसके अनुसार कि उन्होंने कहा कि नियोजन विभाग होना चाहिए प्रत्येक कारखाना के अंदर। जहाँ पर भी उत्पादन क्षेत्र है उस उत्पादन क्षेत्र में नियोजन होना चाहिए। जहाँ पर कारखानों में काम करने वाले प्रत्येक श्रमिकों को जब काम दिया जाता है तो नोट करें कि उसको आज क्या करना है, कितना कार्य करना है, कैसे कार्य करना है, प्रॉपर वे में उसकी एक प्लानिंग होनी चाहिए, और कल क्या करना है उसके बारे में आज ही सोच के रखना चाहिए। जब ये इस तरह से कार्य होता है, प्रॉपर प्लानिंग होती है वैज्ञानिक ढंग से, कि किसी अगर आप लीडर हो, आपके नीचे 10 श्रमिक हो, तो आपको पहले ही पता होना चाहिए 10 में से 10 श्रमिकों को किसको कौन सा कार्य देना है, किसको कितना कार्य देना है, किसको किस जगह पर देना है, आपको पहले ही निर्धारित करना पड़ेगा। इसके अंतर्गत क्रियाओं का क्रम तैयार करना, आवश्यक संसाधन उपलब्ध करना, समय तालिका तैयार करना, प्रगति रिपोर्ट तैयार करना कि कार्य अच्छे से हुआ या नहीं, ये सब तैयार करना इसके अंतर्गत शामिल होता है। नेक्स्ट है श्रमिकों का वैज्ञानिक ढंग से चुनाव और उनकी शिक्षा। कार्य को पूरा करना है तो आपको एक कुशल और संपन्न कर्मचारी की आवश्यकता है। अगर आप कर्मचारी को चुनाव वैज्ञानिक ढंग से कर रहे हैं तो आपको उचित कार्य के लिए एक उचित श्रमिक प्राप्त होता है। अगर उसमें किसी प्रकार की कमी है तो उसके लिए आपको उसके उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी, ताकि वो आपके उत्पादन कार्य को एक संपन्न और कुशलता पूर्वक करिए, और उसकी शारीरिक और मानसिक दृष्टि उपयुक्त होनी चाहिए। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर वो उपयुक्त है ताकि उसकी जो आंतरिक जो सद्भावना है वो पूरी हो, उसके लिए उसको उचित वेतन दिया जरूरी है। कार्य का वैज्ञानिक ढंग से वितरण, जो भी कर्मचारी आपने चयन किया है कार्य के लिए उसको उचित कार्य सौंपना भी जरूरी है। कर्मचारी रख लिया लेकिन उसके योग्यता पर ध्यान नहीं दे रहे, उनकी कार्य क्षमता पर ध्यान नहीं दे रहे, उनको जो मर्जी वो कह रहे कि तुम ये करो तुम वो करो, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले समझना पड़ेगा कि जिस कर्मचारियों को मैंने चुनाव किया है उसकी योग्यता क्या है, और उसकी योग्यता जिस चीज़ की है उसको उसी अनुरूप कार्य देना जरूरी है। प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति, प्रत्येक कर्मचारी जो चुन के आया है, जो योग्य है और कुशलतापूर्वक कार्य कर रहा है, तो उसके लिए जरूरी है कि उसके उचित मजदूरी देनी चाहिए। कर्मचारी जितना अधिक कुशल है उसकी मजदूरी भी उतनी चाहिए, इसलिए मजदूरी विभेदात्मक होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं सबके लिए एक समान मजदूरी दर तय कर रहे हैं। जिसकी जितनी योग्यता उसकी मजदूरी उतनी अधिक। अगर कोई काम चोरी कर रहा है तो उसको अधिक मजदूरी देने से कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान है, और इससे उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट करता है जो आपका कंपनी में मेहनत से काम कर रहा है लेकिन उसकी मजदूरी उतनी नहीं है जितना निकम्मे की है। तो इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। कुशल परिवहन लेखाकरण पद्धति, जरूरी है कि विभिन्न क्रियाओं की वस्तु का अपव्यय और नियंत्रणों का दुरुपयोग समाप्त हो जाना। इसके लिए क्या करना है, एक प्रॉपर प्रबंधन में लेखा जोखा होना चाहिए, प्रॉपर खाताबाई होना चाहिए, प्रॉपर लेखापाल नियुक्त होना चाहिए कि उसकी हिसाब किताब टाइम टू टाइम होता रहे। उपयुक्त औजारों की व्यवस्था, सुटेबल टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। अगर आप डायरेक्टली कारखाने से जुड़े हो, उत्पादन कार्य से जुड़े हो, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्पादन हमेशा उचित और नवीन तकनीक और नवीन औजारों से होता है। तो आपके उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसका औजारों का, मशीनों का एडवांस लेवल का होना जरूरी है। प्रमापीकरण, वैज्ञानिक प्रबंधन में कोई बात श्रमिकों के ऊपर नहीं छोड़ी जाती।
मतलब श्रमिक मन से कार्य करेंगे ये आप लेके चलेंगे ऐसा नहीं है। श्रमिकों को कार्य करने के लिए उनको उचित किस्म के औजार दिए जाते हैं और कार्य करने के लिए उनको उचित विधि का निर्माण किया जाता है ताकि उस विधि के अनुसार औजारों का प्रयोग करते हुए वो उचित कार्य को कर सके। तो स्टैंडर्डाइजेशन होना जरूरी है। कारखाने का स्वस्थ वातावरण, दैट इज हेल्दी एटमॉस्फेयर इन द फैक्ट्री। एक फैक्ट्री के कारण उत्पादन प्रक्रिया का वातावरण जितना आनंदमय होगा, जितना स्वास्थ्यपूर्वक होगा, जितना सहयोगशील होगा, जितना भी अच्छा मित्रतापूर्ण होगा, उतना ही अधिक उत्पादन कार्य होता है। सब लोग मन से कार्य करते हैं। अगर मान लीजिए जो नेता है बार बार रोक टोक कर रहा है, सुपरवाइजर बार बार लताड़ता है, गाली दे रहा है, सही से व्यवस्था नहीं कर रहा है, जलपान की व्यवस्था नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बैठने की जगह नहीं है, बदबू आ रही है, तो ऐसे में उत्पादन सही से नहीं होगा और ठप पड़ जाएगा सब कुछ। मानसिक क्रांति ये रहता है कि श्रम और पूंजी यानी कि मालिक और श्रमिक सबके बीच में उचित वातावरण, उचित सहयोग और उचित तालमेल का होना आवश्यक है, क्योंकि श्रम और पूंजी दोनों के माध्यम से ही व्यवसाय आगे बढ़ता है। ठीक है। और लास्ट में है श्रम संगठन पद्धति, लेबर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। वैज्ञानिक प्रबंध का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम व्यय पर अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है, अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना होता है। इसके लिए कार्यों का निरीक्षण सुचारू रूप से होते रहना जरूरी है। इसलिए उन्होंने क्रियात्मक संगठन व्यवस्था को लागू करने का सुझाव दिया कि प्रत्येक कारखाने में क्रियात्मक संगठन होना चाहिए। इसके अनुसार कि उन्होंने कहा कि प्रबंधक को अपने कार्यों का इस प्रकार से व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उचित कार्य उचित व्यक्ति के द्वारा करा जाए और उनको उतना ही कार्य दिया जाए जितना वो कर सके। निश्चित समय में जितना कार्य लोगों के द्वारा होगा उनको उतना ही दिया जाना चाहिए, उससे अधिक बर्डन उनके ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिक भार होने से कार्य खराब होता है, सही नहीं होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कार्य जितना सरलतापूर्वक हो सके उतना प्रयास करना चाहिए कि कार्य जल्दी, शीघ्र और सरलतापूर्वक पूर्ण हो सके। इसलिए क्रियात्मक संगठन बनाना चाहिए कि कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर फिर कर्मचारियों को वो सौंपे जाए। इससे मन से और तीव्र गति से कार्य होता है। ये था प्रबंध के सिद्धांत, जिसको प्रत्येक प्रबंध क्षेत्र में फॉलो किया जाता है। ये फॉलो करना चाहिए ताकि आप अपने प्रबंध की गति को आगे बढ़ाएं और व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है देन आस्क, बेझिझक बेधड़क बिल्कुल पूछिए। ठीक है। थैंक यू।